प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं दीशु रमपुरिया। दुनिया की जल में अब हिलोगे तुम, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया चैप्टर में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। दुनिया के जल में अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के नज़रिए किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। उससे प्रगति भी होती है और ज्ञान का उदय भी होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिला करके ऐसा दौर लाएंगी जब बुद्धि और विवेक का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुईस सेबेस्त्ये मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासकारों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। इसके आगे मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक हैं। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर के परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल किया और मांग की कि हर चीज़ की तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वॉल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे थे। दूसरा, छपाई के बाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मूल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात भी हुआ। तीसरा तर्क था, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ भी अगर रूसो और वॉल्टेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी। वे हर पढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते भी थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावना जरूर खोली। अब 19वीं सदी के दौर में पहुंचते हैं। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाईं, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ।
बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तक का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक प्रथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगा करके किसानों के बीच से लोक कथाएँ जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्द तो हुई पर इस प्रक्रिया में बदल गई। महिलाओं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गईं। पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएँ खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थीं, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी चलाने सिखाने वाली निर्देशिकाएँ। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएँ अग्रणी थीं। जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति भी थी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को उनके सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं भी लिखी। इसके आगे नए तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताब छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेज़ी से होने लगे। एक दो और चीज़ें हुईं। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रोल और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों से कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग ही बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुण अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासकारों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यासकार लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। धारावाहिक उपन्यास लिखे, जिससे उपन्यास लिखने की एक नई शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नौयत थी। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर पैक या अजुल्फ संस्करण छापे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं आपको अगली वीडियो में भारत का मुद्रण संसार, ये भारत में किस तरह से मुद्रण संस्कार आया, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। ओके।